Hello students, how are you? I hope you all are doing good. So today we will start our new topic, Poiseuille's formula for flow of liquid through a capillary tube. And as you all know that we are doing NCERT chapter 10, Mechanical Property of Fluids and Unit 7th. जो ये पॉइज़ुइले's फॉर्मूला है वो किस चीज़ के लिए यहाँ पे पॉइज़ुइले ने डिराइव किया था? ये डिराइव किया था फॉर दी फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब्स क्या होती हैं? जो बहुत ही पतली ट्यूब्स होती है, नैरो ट्यूब होती है। अब कितनी पतली होती है? जैसे जिनका स्ट्रक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो, जैसे कि हेयर आपने देखा होगा, जो बाल होता है जितना पतला होता है माइक्रोमीटर फॉर्म में, तो उतना पतला स्ट्रक्चर ऑफ अगर कहीं पे हमारे पास ट्यूब प्रेजेंट हो तो ऐसी ट्यूब को हम क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। कैपिलरी ट्यूब डायरेक्ट आप बोल सकते हैं नैरो ट्यूब, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही क्या हो? कम हो। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन दी है वो किसके लिए दी है? फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए नैरो ट्यूब के लिए। और इन्होंने यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी को यहाँ पे एक तरीके से डिराइव किया है? तो वो क्वांटिटी है यहाँ पे फ्लोइंग ऑफ लिक्विड या फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड फ्रॉम अ ट्यूब, कि किसी पर्टिकुलर नैरो ट्यूब से कितना लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर सेकंड के हिसाब से। हम टोटल वॉल्यूम नहीं देख रहे बल्कि क्या देख रहे हैं? कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो हो रहा है इस ट्यूब से पर सेकंड के हिसाब से। तो इसके लिए इन्होंने एक्सप्रेशन दी। एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड को क्या बोला जाता है? रेट ऑफ फ्लो भी बोला जाता है और रेट ऑफ डिस्चार्ज भी बोला जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो या फिर रेट ऑफ डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ? कि कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है उस पर्टिकुलर ट्यूब के बाहर पर यूनिट, कितना पर यूनिट टाइम या फिर पर सेकंड के हिसाब से। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेशन कैसे दी? तो उन्होंने बताया पॉइज़ुइले ने फर्स्ट कि जो भी यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो है, ये वी एक्चुअली सिर्फ वॉल्यूम नहीं है बल्कि क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पी। यहाँ पे पी क्या है? प्रेशर डिफरेंस एट दी टू एंड्स। जो भी हमारे पास ट्यूब होगी जिसके दो एंड है ए एंड बी एंड, तो दोनों एंड में कोई ना कोई प्रेशर डिफरेंस तो मेंटेन होगा ही होगा। जैसे इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? प्रेशर डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, जो कि किसके इक्वल आता है? एच रो जी के इक्वल आता है निकल के। तो किसी भी पर्टिकुलर ट्यूब में तभी जाके वो लिक्विड फ्लो हो पा रहा है क्योंकि उसके दोनों एंड्स में कुछ ना कुछ प्रेशर का डिफरेंस है। ठीक है, और लिक्विड जो होता है आपको याद रखना है वो ऑलवेज कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो इट मीन्स एक जगह हाई प्रेशर होगा, दूसरी जगह लो प्रेशर होगा। अगर लिक्विड इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रहा है तो इट मीन्स ए पे हाई प्रेशर होगा एंड बी एंड पे लो प्रेशर होगा। तो इट मीन्स कि देयर इज़ सम प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मतलब पी ए माइनस का पी बी, डिफरेंस में माइनस ही तो करते हैं। तो यही जो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स हैं, ये यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। इट मीन्स जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में, दोनों पाइप्स के इस पाइप के दोनों एंड्स के बीच में जितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होगा इस पर्टिकुलर पाइप के थ्रू। तो आपको याद रखना है प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। सेकेंड किस पे डिपेंड करता है? सो रेट ऑफ फ्लो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो जितना ज़्यादा रेडियस ऑफ द ट्यूब होगा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। ये तो आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जितना ज़्यादा पर्टिकुलर ट्यूब का रेडियस होगा, उतना ही ज़्यादा लिक्विड बाहर की तरफ निकल के आएगा, उतना ही ज़्यादा लिक्विड आउटफ्लो होगा। तो जितना ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड आउटफ्लो होगा तो इट मीन्स वहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना है फोर्थ पावर पे डिपेंड कर रहा है इसकी। ठीक है, थर्ड है कि अब देखिए कि जितना ज़्यादा यहाँ पे ट्यूब की लेंथ ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा लंबी ये ट्यूब होगी, उतना ही ज़्यादा उस वाटर को ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा उस लिक्विड को ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो इट मीन्स ज़्यादा ट्रैवल करने की वजह से जो भी यहाँ पे बी एंड पे या फिर लास्ट एंड पे जो हमारे पास लिक्विड
मिलना चाहिए उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो कम होगा। तो आपको याद रखना है कि जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ ट्यूब उतना ही कम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इट मीन्स कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ दी ट्यूब, क्योंकि उस केस में उसे ज़्यादा देर तक ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ता है, ठीक है, लिक्विड को। सेकेंड, अब आपको पता है फ्लो, जहाँ पे फ्लो की बात होती है मतलब मोशन की बात हो रही है, और दूसरी यहाँ पे क्वांटिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का काम क्या होता है, वहाँ पे वो क्या करने की कोशिश करता है, लिक्विड के मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, सीज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो पता ही होगा कि जितना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतना ही कम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जब हम ये चारों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PR4 अपॉन में ईटा एंड L। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि आपको याद रखना है, वो क्या है, पाई बाय 8। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू पॉइजलीज फॉर्मूला वो क्या निकल के आ रहा है, V इज इक्वल्स टू पाई बाय 8 पाई PR⁴ अपॉन 8 ईटा L। तो ये क्या है हमारे पास, ये है पॉइजलीज फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, जो कि है स्टोक्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज जी स्टोक्स। इन्होंने एक लॉ दिया था स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी नाम से। इन्होंने अपने लॉ में किस चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश करी थी, किस चीज़ की एक्सप्रेशन दी थी, इन्होंने एक्सप्रेशन दी थी विस्कस ड्रैग की। अब प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा मैंने कराया था विस्कस ड्रैग क्या होता है। विस्कस ड्रैग वो अपोजिंग फोर्स होता है जो कि कोई फ्लूइड अप्लाई या फिर किसी फ्लूइड में जो अप्लाई होता है ताकि उसका मोशन क्या हो, अपोज हो, जिसको हम क्या कहते हैं, विस्कस ड्रैग कहते हैं या बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, विस्कस ड्रैग की या बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स की, कि वो लिक्विड के मोशन को अपोज कर रहा है, तो क्या वो किसी पर्टिकुलर बॉडी के मोशन को अपोज नहीं कर सकता जो उस पर्टिकुलर लिक्विड में क्या कर रही हो, फ्लो कर रही हो या इमर्ज्ड हो, ऑब्वियसली कर सकता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक कंसीडरेशन समझने की कोशिश करते हैं, देन उसके बाद स्टोक्स लॉ की तरफ आते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लेट कर रखा है, एक टैंक लेट कर रखा है, वाटर टैंक। अब इस वाटर टैंक को आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से कि इसमें जो वाटर है वो कैसा है, रेस्ट फॉर्म में है। वाटर किस फॉर्म में है, रेस्ट फॉर्म में है। अभी याद रखना ही जो स्टोक्स लॉ है ये फ्लूइड्स के लिए, फ्लूइड्स मीन्स कि लिक्विड एज वेल एज गैसेस के लिए भी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस पर्टिकुलर वाटर टैंक में एक स्फेयर या फिर आप समझ लीजिए कि मैंने एक बॉल क्या करी, ड्रॉप करी, बहुत तेज़ी से थ्रो करी, इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से थ्रो करी। तो आपको पता है ये बॉल क्या करेगी, जब ये इस टैंक पे क्या करेगी, फॉल करके जाएगी नीचे की तरफ, क्या करेगी, फॉल करेगी। तो जैसे ये इस वाटर लेयर के साथ कांटेक्ट में आएगी, वाटर की लेयर्स के साथ कांटेक्ट में आएगी, जो कि वाटर लेयर्स पहले से क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन ये बॉल क्या है, मोशन में है, ठीक है। वाटर लेयर के साथ जैसी ही ये क्या आएगी, कांटेक्ट में आएगी, तो ड्यू टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड, दिस वाटर की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो क्या करने की कोशिश करेगी, इस बॉल के मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगी। कौन सा फोर्स इस पे एक्सर्ट करके, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स एक्सर्ट करके, जिसको हम विस्कस फोर्स भी कहते हैं। अब समझ लीजिए जब मैंने बॉल ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी है तो ये एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट मतलब इसकी वेलोसिटी ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज थी। ऊपर जब मैंने इस तरीके से फेंका एक्सेलरेट करते हुए, तो इट मीन्स ये बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज होती, लेकिन जैसे ही ये लिक्विड लेयर्स के साथ कांटेक्ट में आई, इस पे एक फोर्स एक्सर्ट हुआ ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। अब बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स इसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। मोशन को अपोज कर रहा है तो जो भी इस पे बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है वो इसके जब वेट को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा।
बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जब इसके वेट को बैलेंस कर देगा तो एक स्टेट क्या आएगी इस पर्टिकुलर बॉल की कि जैसे ही ये लेयर के साथ वाटर लेयर के साथ कांटेक्ट में आ रही है तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी, लो होने लग जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे विस्कस फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर लेगा तो उस केस में ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, ये जो पर्टिकुलर स्फेरिकल बॉडी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करेगी। कैसी वेलोसिटी के साथ? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। इट मीन्स वहाँ पे उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जस्ट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करने लग जाएगी, वहाँ पे मोशन करने लग जाएगी। और वही कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। तो दोबारा सुन लीजिए यहाँ पे, अब ये मैंने क्या बताया कंसीडरेशन करके, तो दोबारा सुन लीजिए। यहाँ पे स्टोक्स लॉ ने क्या बोला था कि जब हम किसी भी स्फेरिकल बॉडी को किसी भी वाटर में क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और वो जो पर्टिकुलर स्फेरिकल बॉडी है जब वो किसी पर्टिकुलर लिक्विड के रेस्ट लेयर या लेयर्स के साथ कांटेक्ट में आती है तो वो जो वाटर लेयर्स हैं या लिक्विड लेयर्स हैं उस पर्टिकुलर स्फेरिकल बॉडी पे एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगाती हैं, और वो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स उस पर्टिकुलर स्फेरिकल बॉडी के मोशन को अपोज करता है। और जब वो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स उस पर्टिकुलर स्फेरिकल बॉडी के वेट को बैलेंस कर देता है तो उस केस में वहाँ पे जो स्फेरिकल बॉडी है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करने लग जाती है, जिस पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो स्टोक्स ने अपना लॉ दिया था वो इसी बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स ले दिया था। सो जो भी बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी पे, जिसका मैंने रेडियस क्या ले रखा है, आर ले रखा है, और जो उस पर्टिकुलर फ्लूइड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिस पर्टिकुलर फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, तो उस केस में वो क्या कर रहा है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी जो कि है v। तो वो जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, वेयर ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, r is the radius of spherical body, v is the terminal velocity of that spherical body। so ये f is equals to 6 pi eta r v, ये किसकी एक्सप्रेशन है, स्टोक्स लॉ की एक्सप्रेशन है। एंड टर्मिनल वेलोसिटी आपको समझ में आ गया होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, जब वो किसी भी लिक्विड या फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आ रही है और उस पर जब बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो ऐसे पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे स्टोक्स लॉ फॉर्मूला। स्टोक्स लॉ फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। तो इसको हम प्रूफ कर रहे हैं बाय डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। तो उसमें आपको पता ही है, मैंने ये प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम किसी भी फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कंसीडरेशन ले रखी। कंसीडरेशन क्या है, कंसीडरेशन लिखना ज़रूरी होता है किसी भी प्रूफ से पहले। सपोज दैट विस्कस फोर्स F डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी r एंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी v। तो जब ये F ईटा आर वी पे डिपेंड कर रहा है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगी। डायमेंशन एनालिसिस में आपको याद होगा इस तरीके से लिखते थे, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईटा की पावर a, मतलब जिस भी पावर के साथ ये ईटा F पे डिपेंड कर रहा होगा तो वो पावर मैंने a लेट कर ली है, r की पावर b एंड v की पावर c। एंड प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे क्या है, k। एंड लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन फार्मूला लिखने हैं। तो मैंने ये लिख दिया है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है mLT-2 होता है। के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला नहीं है। ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसका डायमेंशन फार्मूला आपको पता है वो क्या होता है, mL-1T-1, और a इसकी पावर तो a एज इट इज़। ये फार्मूला किससे निकल के आया है, तो कल मैंने एक एक्सप्रेशन कराई थी F इज इक्वल्स टू, जो कि क्या थी, ईटा a dv/dx करके निकाली थी एक एक्सप्रेशन। तो उसमें आपको याद होगा, अगर मैं ईटा इज इक्वल्स टू लिखूँ फार्मूला तो ये dx ऊपर चला जाएगा एंड a dv नीचे। तो यहाँ से अगर मैं ईटा का डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहूँ तो फोर्स का क्या होता है, mLT-2 होता है। dx मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब l, ठीक है।
और ए मतलब एरिया, एरिया का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला L2। dv मतलब dv क्या था यहाँ पे वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे चाहे वेलोसिटी बोलेंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है LT - 1। अगर हम इसे सॉल्व करें तो इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, एंड फिर इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो m एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे एक L बच रहा है तो ऊपर जाके उसकी पावर क्या बन जाएगी L - 1, और ये t है, t की पावर -2 ये है एक, और जब ये ऊपर आएगा t की पावर -1 तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला ml - 1 t - 1। तो यहाँ से उठा के आप यहाँ पे रख सकते हैं डायरेक्ट ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और r यहाँ पे क्या है, r रेडियस है जिसको हम लेंथ में ही नापते हैं l, और उसकी पावर क्या है b, v है यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी वाला डायमेंशन फॉर्मूला आएगा LT - 1, और इसकी पावर क्या है c। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो भी सेम डायमेंशन है जैसे m l t, इसको सिंगल बनाना पड़ेगा। तो उस केस में कैसे लिखेंगे, m l t - 2 एज इट इज़, m तो यहाँ पे एक है और m की पावर भी एक ही है, वो क्या है a, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। सेकेंड थिंग l देखें यहाँ पे l की पावर एक तो यहाँ पे -1 और इंटू a मतलब -a, और एक b है, तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम बेस का तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है +b, और एक c पावर यहाँ पे एक l की है, ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब t देखिए, t में एक तो पावर है यहाँ पे देखिए -1 इंटू a मतलब -a, और एक t यहाँ पे तो -1 इंटू c -c, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास m l t की पावर्स। नाउ कंपेयरिंग दी पावर्स अकॉर्डिंग टू देयर डायमेंशंस, उनके डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पावर्स कंपेयर करानी। तो पहले m की पावर के साथ ही इक्वेट होगी, तो m की पावर यहाँ पे a है और यहाँ पे m की पावर क्या है 1, सो a = 1। सेकेंड मैं यहाँ पे ऐसा कर रही हूँ, पहले t की पावर इक्वेट करा रही हूँ, तो t की पावर एक जगह क्या है -a - c = यहाँ पे क्या है -2। इसे अच्छे से लिखेंगे, -a को मैं क्या a की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस एज इट इज़, a की जगह 1, इस इक्वेशन से -c - 2। अब देखिए -c है तो मुझे तो पॉजिटिव की c की वैल्यू चाहिए ना, -c इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का c, और -2 इधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 2। इसे सॉल्व करेंगे तो c = भी क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है। अब l की पावर्स इक्वेट करेंगे तो इधर की तरफ l की जो पावर है -a + b + c, और इधर की तरफ क्या है यहाँ पे +1। इसे सॉल्व करेंगे तो a की जगह आ जाएगा 1, b तो हमें निकालना है, एंड c की जगह 1 = 1। अब आपको दिख रहा होगा ये +1 -1 से कट, एंड b भी हमारे पास आ रहा है 1। पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या आएगी यहाँ पे k ईटा, a की पावर यहाँ पे क्या आई थी 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। r b की पावर यहाँ पे क्या आई थी 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड v c की पावर क्या आई थी 1, तो ये एज इट इज़। नाउ पुट, हमें पता है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है k वो क्या होता है 6 पाई होता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे k = 6 पाई, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ स्टोक्स लॉ फॉर विस्कोसिटी 6 पाई ईटा r v, ये हो गया, ठीक है। अब कल के टॉपिक में करेंगे हम एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि आपको टर्मिनल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन करनी है। ये तो हमने किसकी एक्सप्रेशन निकाली थी, विस्कस ड्रैग विस्कस फोर्स की, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं निकाला है, तो वो हम कल वाली वीडियो में निकालेंगे। थैंक यू।